हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस में। ये है डेवलपमेंट्स इन डिजिटल पेमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो आप लोग को इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी यूजिंग दीज थिंग्स इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल, बट थोड़ा सा इसको हम लोग अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ लेंगे। बहुत बार होता है कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं या हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो इस वजह से इन चैप्टर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा एक दो चैप्टर्स और हैं जो कि आपके ना कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर्स के बेस्ड होते हैं। तो वो ना आप लोग अगर पेड कोर्स खरीदते हो तो हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे उससे रिलेटेड आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। अदरवाइज आप यहाँ से करंट अफेयर्स वाला पार्ट पढ़ना और वो आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक तो है रीसेंट डेवलपमेंट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा है रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो ये दो चैप्टर्स आप लोग खुद से यहाँ पर कवर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात होती है कि भाई डिजिटल पेमेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कहलाती है। आप बेसिकली बैंक के फिजिकल ब्रांच में नहीं जा रहे हो अपनी पेमेंट्स करने के लिए या फिर अपने यहाँ पर फंड्स विदड्रॉ करने के लिए। तो ट्रांसफर होगा या तो वैल्यू का या तो फंड्स का एक पेमेंट अकाउंट से दूसरे में, और इसके लिए हम कुछ डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या फिर कंप्यूटर्स को यूज करेंगे। और जो नीड है फिजिकल कैश की या ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की जैसे आपके चेक्स हो गए, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एक कन्वीनियंट और सिक्योर वे हमें मिलेगा कि कैसे जो ट्रांजेक्शन है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस जो है वो पेमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर पेमेंट्स करेंगे बिना किसी फिजिकल करेंसी के ऊपर रिलाई किए हुए। अब आरबीआई जो है वो आपका प्राइमरी अनेबलर बन जाता है डिजिटल पेमेंट्स का इंडिया में। और जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन तो एग्जीक्यूशन का काम है, जैसे कि नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना, टेक्नोलॉजी हमारी पेमेंट सिस्टम के लिए यूज करना, या लार्ज स्केल कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल हमारा एमआईसीआर, सीटीएस, ईसीएस, लार्ज वैल्यू पेमेंट्स, रिटेल पेमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब में हमारा जो आरबीआई है वो प्राइमरी अनेबलर रहता है। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन एंड इंटरनेट की। तो जैसे जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बढ़ता चला गया, वैसे वैसे लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे या तो एंड्रॉइड या तो फिर आपका आईओएस सिस्टम फोन्स पर आ रहे हैं। एंड इसमें भी हम क्या करते हैं, इनको इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और 3 चैनल्स यहाँ पर यूज होते हैं। सबसे पहले है एसएमएस सर्विसेज, दूसरा है आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज जिसको हम यूएसएसडी बोलते हैं, और तीसरा है मोबाइल एप्लीकेशन। अब स्मार्टफोन यूसेज बढ़ गया है तो यहाँ पर जो अडॉप्शन है डिजिटल पेमेंट्स का वो भी बढ़ गया है। तो बहुत ज्यादा इनोवेशन वगैरह देखी जाएगी, टोकनाइजेशन, आपका यहाँ पर जो क्यूआर कोड्स हैं वो स्कैन होने लग गए हैं। तो पेमेंट्स हम स्मार्टफोन्स के थ्रू करते हैं और इंटरनेट यूज भी इंडिया में बढ़ता जा रहा है। तो एवरेज इंडियन जो है 2013 में ज्यादातर जो पैसा खर्च कर रहे थे वो अपना वॉइस सर्विसेज पर करते थे। मतलब आप यहाँ पर जब कॉल्स वगैरह करते हो, यूजुअली अब क्या होता है, लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, टेलीग्राम कॉल्स कर लेते हैं, इस तरह की कॉल्स यूज कर लेते हैं। पहले क्या था, आपको डायरेक्टली यहाँ पर नॉर्मल कॉल्स करते थे और उसमें हमारे पास में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम मोबाइल डेटा सर्विसेज पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो एवरेज मोबाइल बिल जो है वो हमारा डेटा चार्जेस के लिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं चेंज हो गया है एज पर रिपोर्ट बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब जो हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो भी हम देख रहे हैं कि उसके बढ़ने की वजह से डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट हमारी ज्यादा होती जा रही हैं। अब धीरे धीरे 3G और 4G सर्विसेज हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब करेंटली हम 5G पर आ चुके हैं। तो इंडिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन देखा गया है जो कि यहाँ पर स्लोली इवॉल्व कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स रिवॉल्यूशन को। तो अब जितने ज्यादा डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कस्टमर्स के लिए, उतना ही नियर इंस्टेंट पर्सन टू पर्सन रिटेल पेमेंट्स भी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो पेमेंट सिस्टम इंडिया में अब 24/7 अपनी चल सकती हैं, है ना। आप कभी भी जाकर मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो, चाहे रात के 10 बज रहे हो, चाहे 12, चाहे 1, चाहे सुबह के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिजिटल पेमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हो थ्रू फॉर देयर कन्वीनियंस। तो जो हमारे एग्रेसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है, उन्होंने बेसिकली कंसल्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ और आरबीआई के साथ में। और अब हमने देखा कि 16 डिफरेंट डिजिटल पेमेंट मोड इंडिया में करेंटली मिल जाएंगे। सबसे पहले कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक अकाउंट से दूसरे में, तो कैसे होगा, यहाँ पर हम क्लियरिंग हाउसेज जैसे आपका सीसीआईएल है, तो यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको यूज कर सकते हैं।
अब नॉर्मली ये हमारे बल्क ट्रांसफर्स के लिए होता है, एक अकाउंट से मैनी अकाउंट्स में, जैसे हम सैलरीज पे कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इंटरेस्ट पे करना है, सैलरी, पेंशन, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस इसको यूज करते हैं। या फिर हमें पेमेंट्स कलेक्ट करनी है यूटिलिटी कंपनीज के लिए, जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर या फिर चार्जेस होंगे आपके हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एक्सेट्रा, या लोन इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की या बैंक्स की, या फिर रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है पर्सन्स की। ठीक है, तो की फीचर्स ईसीएस के क्या क्या है? आप यहाँ पर ट्रांसफर करते हो फंड टू और फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी पेमेंट्स के लिए ये अच्छा होता है, पेंशन डिसबर्समेंट्स के लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए और लोन रीपेमेंट्स के लिए। अब यहाँ पर हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स भी इन्होंने स्टार्ट करे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो इंस्टीट्यूशन होता है, यूजर कलेक्ट कर सकते हैं फंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो यूटिलिटी कंपनीज क्या करेंगी, बिल्स पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। फिर क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे फंड लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स में, जैसे सैलरी पेमेंट्स बाय कंपनीज। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्लियरिंग हाउसेस होते हैं जो कि ऑपरेट करेंगे ईसीएस सेंटर्स के थ्रू, और इनको मैनेज कौन करता है, जो हमारे क्लियरिंग हाउसेस हैं, एंड ओवरसी कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो बेनिफिट्स क्या है ईसीएस के? सबसे पहले एफिशिएंसी, हम देखेंगे कि यहाँ पर पेपर चेक्स के कंपैरिजन में ईसीएस आपको फास्टर प्रोसेसिंग टाइम देता है, और जो मैनुअल वर्क है वो हमारा कम हो जाता है। दूसरा, जो ईसीएस ट्रांजेक्शंस हैं वो जनरली चीपर होते हैं पेपर चेक से, और यहाँ पर सेंडर और रिसीवर्स दोनों को हेल्प होती है। फिर ईसीएस जो है वो रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ लॉस या फिर फ्रॉड, जो कि हमारे फिजिकल चेक से एसोसिएटेड हैं। कन्वीनियंस की बात करें तो जो सेंडर्स और रिसीवर्स है उनको दोनों को ही बेनिफिट होता है फ्रॉम द ईज एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। ठीक है, अब आती है बात यूजिंग ईसीएस। तो जब हम ईसीएस को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों ही यहाँ पर बैंक अकाउंट्स की जरूरत होती है दोनों को, जो कि ईसीएस अनेबल्ड होने चाहिए। फिर ये रजिस्टर करेंगे उन सर्विसेज के लिए जो कि वो बैंक के थ्रू बेसिकली रजिस्टर करेंगे, और जो नेसेसरी डिटेल्स है डेबिट्स या क्रेडिट्स की वो प्रोवाइड करेंगे। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया, फिर ईसीएस ट्रांजेक्शंस को हम इनिशिएट करते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग या फिर अदर चैनल्स ऑफर्ड बाय द बैंक। अब आती है बात लिमिटेशंस क्या क्या है ईसीएस की। तो सबसे पहले तो हम इसको बल्क ट्रांसफर्स के लिए यूज करते हैं, और ये आपका वन ऑफ पेमेंट्स के जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के बीच में हो रहा है माइट भी उसके लिए सूटेबल ना हो। फिर रियल टाइम ट्रांसफर्स जो है वो हमारे पॉसिबल नहीं होते सभी केसेस में, तो बैंक प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर भी ये चीजें डिपेंडेंट होती हैं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जिसको डेवलप करता है एनपीसीआई, सक्सेसर है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज का इंडिया में, और एक एडवांस एंड एफिशिएंट सिस्टम जो है इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए ऑफर करता है। अब इवोल्यूशन होता है ईसीएस का। तो एनएसीएस को लॉन्च कब करा, 2016 में। क्यों लॉन्च किया, कि कंसोलिडेट और इम्प्रूव करेंगे जो भी फंक्शनैलिटी है रीजनल ईसीएस सिस्टम की, ऑपरेट करेगा ये अक्रॉस इंडिया, एक सिंगल नेशनल स्टैंडर्ड बनाएंगे बल्क इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए, और यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंसी एंड वाइडर रीच आपको देखने के लिए मिलेगी। तो की फीचर्स क्या है नैच के, तो बिल्ड करेंगे हम इसको ईसीएस पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोर फंक्शनैलिटीज थी ईसीएस की, जैसे बल्क ट्रांसफर हमारा फंड का हो रहा था, वो सब चीजें हो पाती हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, जैसे सैलरी डिसबर्समेंट, डिविडेंड पेमेंट, सप्लायर्स की पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट डिसबर्समेंट, सब्सिडीज और पेंशन, लोन रीपेमेंट। ठीक है, तो कुछ चीजें बढ़ गई, कुछ सेम है। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पर फास्टर प्रोसेसिंग टाइम है ईसीएस के कंपैरिजन में, नियर रियल टाइम सेटलमेंट है सम केसेस में। स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे तो एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मिलेगा, ऑपरेशंस हमारे आसान हो जाते हैं और एरर्स कम होती हैं। साथ में ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म देता है यूजर फ्रेंडली, जिसमें कि हम इजियर एक्सेस और इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो एफिशिएंसी, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, वाइडर कवरेज होगा, कम कॉस्ट लगेगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई, और ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यूजिंग नैच की अगर हम बात करें तो ईसीएस की तरह इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके पास में ईसीएस अनेबल्ड बैंक अकाउंट्स हैं कि वो किस तरह से नैच में नैच ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बैंक के साथ में होगा, डिटेल्स देंगे डेबिट्स या क्रेडिट्स की। एक बार रजिस्टर कर लिया फिर यूजर्स जो है वो इनिशिएट करेंगे, मैनेज करेंगे नेट ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली, और बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है
उसको ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक के साथ में आपको रजिस्टर करना है और डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये ईसीएस के जैसा ही है, अगर हम बात करें कि क्या चीजें यहाँ पर प्रोसेस क्या रहता है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एक तो वाइडर स्कोप ऑफ ट्रांजेक्शन है, जैसे म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सब्सिडीज ऐड हो गए, प्रोसेसिंग टाइम फास्टर हो गया, स्टैंडर्डाइज नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया और यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसे हम एनसीएमसी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रोथ हो रही है कार्ड पेमेंट्स की, जिसको सपोर्ट करेंगे ईएमवी चिप के साथ में, और पिन बेस्ड कार्ड्स होते हैं, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स हो जाती हैं, और टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं। तो एक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है, जिसको इंडिया में लॉन्च किया गया था मार्च 4 2019 में, ताकि हम यहाँ पर वन नेशन वन कार्ड अडॉप्ट करें। और इसका यहाँ पर सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था वो नंदन नीलेकर्णी कमेटी लेकर आई थी, ठीक है। और ये स्टैब्लिश किसने की थी, आरबीआई ने। तो यहाँ पर बोला गया कि जो पैसेंजर्स हैं वो अगर एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कंट्री के जा रहे हैं, तो उनको हम रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे सीमलेस ट्रेवल के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा यहाँ पर आप इनको जैसे शॉपिंग करने जा रहे हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, तो उसमें भी यूज कर लोगे। तो यहाँ पर पेमेंट मॉडल कौन सा था, कार्ड बेस्ड जो था। ट्रांजेक्शन टाइप में हम ऑनलाइन कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्टलेस कर रहे थे, ऑफलाइन में कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन्स हो पा रहे थे। स्टोर्ड वैल्यू थी, तो यहाँ पर बैलेंस हमारे कार्ड के ऊपर ही हम स्टोर कर लेंगे, तो अगर नेटवर्क नहीं है तो ऑफलाइन पेमेंट्स भी आसानी से हो जाएंगी। प्रोविजन यहाँ पर मल्टीपल सर्विस एरियाज के लिए था, तो हम इसको यूज कर सकते थे म्यूचुअल कंकरेंस के साथ में। तो यहाँ पर सपोर्ट कर सकते थे एक्वायर या फिर आपका ऑपरेटर स्पेसिफिक प्रोग्राम, जैसे पासेस, सीजन टिकट्स, स्मार्ट सिटी, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, लॉयल्टी पॉइंट्स। कार्ड यूसेज, तो सेम कार्ड को हम एटीएम पर यूज कर सकते थे। अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां पर मर्चेंट इस्टेब्लिशमेंट्स पर यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर हमें सामान खरीदना है तो इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अलोंग विद कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, जैसे ट्रांजिट, टोल्स, यहाँ पर पार्किंग में और अदर स्मॉल वैल्यू मर्चेंट पेमेंट्स में। कार्ड इशुएंस, तो इसको यहाँ पर कोई भी मेंबर जो कि आरबीआई ने ऑथराइज कर रखा है वो इशू कर सकते हैं, और ये आपका डेबिट, प्रीपेड या क्रेडिट कार्ड के प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहा था। अब इसमें यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू स्टोर हो जाती है, जैसे डेबिट कार्ड में तो वैल्यू नहीं स्टोर हो रही, वहां से तो आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा जा रहा है। इसमें आप वैल्यू को स्टोर कर पाते हो, तो टॉप अप कर लोगे आप स्टोर्ड वैल्यू को थ्रू द मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हो, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर आईवीआर, एटीएम, कैश एट कस्टमर सर्विस पॉइंट, या फिर टॉप अप के थ्रू आप इसे रिचार्ज कर लोगे। फिर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन रिस्क, यहाँ पर आपका जो है हम देखेंगे कि ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस परमिटेड हैं अगेंस्ट स्टोर्ड वैल्यू, तो कम ही लॉस होगा आपका, है ना, कितना ही अमाउंट आप यहाँ पर लगा दोगे। फिर सिक्योरिटी की बात करें तो जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ईएमवी वो बेस्ट अवेलेबल थी ग्लोबली। इसके अलावा प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्टलेस कार्ड टू द कस्टमर, तो यहाँ पर आरबीआई ने बोल दिया था कि अब जितने भी कार्ड्स हैं जो बैंक इशू करेंगे वो आपके ईएमवी होने चाहिए, तो कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट आप कॉन्टेक्टलेस कार्ड प्रोवाइड करने के लिए नहीं ऐड करोगे, या फिर ये बहुत ही मार्जिनल होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई बहुत ज्यादा कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्टेक्टलेस कार्ड अगर इशू कराया तो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है तो आपने बहुत बड़ा कोई कॉस्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैग स्ट्रिप इकोसिस्टम जो है वो यूज कर रहे थे। सिनर्जी बनाई हमने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ में, तो एनसीएमसी स्पेसिफिकेशंस जो है वो कोएग्जिस्ट करती है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसको एक्वायरर, ऑपरेटर्स जो है वो यूज करते हैं, और माइग्रेट करेंगे हम कॉमन स्टैंडर्ड्स की तरफ, जो कि अचीव किए जाते हैं ग्रेजुअली, ताकि हमारे कन्वीनियंस को सूट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है आरटीजीएस की। तो आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब यहाँ भी हमारा फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है, जिसमें कि हम इमीडिएट और इनरिवोकेबल इंटर बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, ये याद रखना, ये आपका इमीडिएट होता है, इनरिवोकेबल होता है, ऐसा नहीं है कि आप बीच में से रोकने के लिए बोल दोगे तो ये रुक जाएगा। और ये इंटर बैंक होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ। यहाँ पर हमारे जो फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं बैंक्स के बीच में वो रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पर होते हैं। रियल टाइम का मतलब सिंपल सा क्या है कि ट्रांसफर जो है वो आपका कैसे होगा, एज सून एज ट्रांजेक्शन हमारा प्रोसेस किया गया और कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। ग्रॉस सेटलमेंट यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है कि जितने भी ट्रांसफर हैं वो इंडिविजुअली सेटल किए जाएंगे, अनलाइक यहाँ पर जो बाकी अदर सिस्टम्स हैं जहाँ सेटलमेंट्स हमारी बैचेस में हो रही हैं। जैसे हम नेफ्ट देखते हैं तो नेफ्ट में 48 बैचेस एक दिन में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 24 आवर्स में 2 बैचेस रहते हैं,
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास में हर एक जो सेट आपका ट्रांसफर हो रहा है वो इंडिविजुअली सेटल हो रहा है। बेनिफिट्स बहुत अच्छी स्पीड रहती है यहाँ पर। नेफ्ट आपका ऑफ कोर्स बैचेस में हो रहा है तो थोड़ा स्लो होगा। फिर यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी होती है, आरबीआई इसको ओवरसी कर रहा है तो एक सिक्योर और रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं। इरिवोकेबल है, आपका एक बार ट्रांजेक्शन शुरू हो गया फिर आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो रिसिपेंट जो है उनको फंड्स मिलने ही मिलने हैं। ट्रांसपेरेंसी सेंडर और रिसीवर दोनों को ये तरफ मिलती है, कंफर्मेशन यहाँ पर जब सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि भाई आरटीजीएस यूज कौन करते हैं। तो आरटीजीएस में हमें पता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी रहती है आपकी, 2 लाख रुपीस रहती है ना। और आरटीजीएस के लिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि एनपीसीआई और आरबीआई का अलग अलग रोल रहता है। देखो आरबीआई जो है ना वो इसको ओन और ऑपरेट करवा रही होती है, ठीक है। एनपीसीआई डायरेक्टली यहाँ पर नहीं इसके साथ इन्वॉल्व है। एनपीसीआई क्या करती है, वो मैनेज करती है रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को, ठीक है। तो ये याद रखना, एनपीसीआई का जो रोल होता है वो यहाँ पर आरटीजीएस के लिए एज सच नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ कॉमन केस हैं जैसे इंटरबैंक ट्रांसफर, लार्ज बिजनेस पेमेंट्स, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, सिक्योरिटी सेटलमेंट, इन सब में हमारे पास में क्या यूज होता है, आरटीजीएस। कोई भी अपर लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी मिनिमम लिमिट है, कितनी है, 2 लाख रुपए की। अच्छा, नेफ्ट में हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं होती। तो नेफ्ट क्या है, एक पेमेंट सिस्टम है जिसको ओन और ऑपरेट किया जाता है बाय आरबीआई। नेफ्ट आपका 24/7 अवेलेबल है, नियर रियल टाइम फंड्स ट्रांसफर प्रोवाइड करता है, सिक्योर करते हैं फंड्स ट्रांसफर, और एक यहाँ पर वाइड नेटवर्क होता है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स का। रेमिटर्स इनिशिएट करेंगे ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर वो बैंक की ब्रांच को विजिट करते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलने के बाद में जब हमारे रेमिटर को भेजा गया तो हमारे पास में एसएमएस या ईमेल के थ्रू इसको किया जाएगा और बेनिफिशियरी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बेसिकली रेमिटर क्या कर रहे हैं, पैसे यहाँ पर भेजेंगे, तो जो भी बेनिफिशियरी है जिनके पास पैसा जा रहा है, जब यहाँ पर एक एसएमएस आएगा उसके बाद कंफर्मेशन आएगी, कंफर्मेशन देने के बाद में यहाँ पर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। नेफ्ट हम यूज करते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट, लोन, ईएमआई, फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस में। सिस्टम आपका लीगली बैक्ड है और वन वे फंड ट्रांसफर हो रहा है नेपाल की तरफ। कोई भी लिमिट यहाँ पर इम्पोज नहीं की आरबीआई ने फॉर द फंड ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट, लेकिन जो मेंबर बैंक्स हैं वो अपनी खुद की लिमिट्स यहाँ पर लगाते हैं रिस्क परसेप्शन के अकॉर्डिंग। नेफ्ट को हमारे इंडिविजुअल्स यूज करते हैं बिना किसी एक बैंक अकाउंट के, और रेमिट करेंगे फंड्स किसी भी बेनिफिशियरी को विद द बैंक अकाउंट। कैश रेमिटेंसेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 पर ट्रांजेक्शन। तो अगर हमें कैश ट्रांजेक्शन करने हैं तो वो आपके 50,000 रुपीज तक ही हो सकते हैं। नेफ्ट आपका क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम फंड्स नेपाल तक भेज सकें अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। अच्छा, इंडिया में भी हम इसे कर सकते हैं, तो कोई भी लिमिट नहीं है, ना मिनिमम ना अपर। ओके, ये भी याद रखना। अब ये यहाँ पर नेफ्ट अनेबल्ड बैंक ब्रांचेस जो होती हैं वो फंड्स आपके नेपाल में भेज सकती है, नेपाली रुपीज में भी। ये आपका राउंड द क्लॉक चलता है 24/7 365 बेसिस पर, और हाफ आवरली इंटरवल्स रहते हैं। असेंशियल डिटेल्स यहाँ पर आपको जरूरत होती है, जैसे कि बेनिफिशियरी जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा उसका नाम, उसकी ब्रांच कौन सी है, उसका बैंक का नाम क्या है, उसका अकाउंट का टाइप कौन सा है, सेविंग है, करेंट है, ठीक है। फिर अकाउंट का नंबर क्या है और आईएफएससी कोड क्या है। अब अगर इनवर्ट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेस में, तो हमारे पास में कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। आरबीआई ने लिवाई करे हैं प्रोसेसिंग चार्जेस मेंबर बैंक्स के ऊपर आउटवर्ड ट्रांजेक्शंस के लिए, हमारे जो होंगे जुलाई 1 2019 से। सेविंग बैंक्स अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको हम चार्ज नहीं कर रहे नेफ्ट फंड्स के लिए, और यहाँ पर जो ट्रांसफर्स हमारे इनिशिएट किए गए हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पर चार्जेस आउटवर्ड नेफ्ट ट्रांजेक्शंस के लिए कैप किए जाएंगे बाय आरबीआई बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन अमाउंट्स, ठीक है। तो ये याद रहेंगे आपको कि यहाँ पर जो आपके ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो कैप कौन करता है, आरबीआई करता है अगर आउटवर्ड है। इनवर्ड ट्रांजेक्शंस आप कितने भी कर सकते हो, मतलब अगर इंडिया टू इंडिया आपको ट्रांजेक्शंस करने हैं, पहले चार्जेस लगते थे अब वो लगते नहीं है। सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स जो है उनके ऊपर कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे अगर वो ऑनलाइन ये सारा काम कर रहे हैं। अब नेफ्ट जो है वो आप यूज करते हैं अगर आपको फंड ट्रांसफर करने हैं नॉन रेजिडेंट एंटिटीज या फिर आपके नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स में या अकाउंट से, तो फेमा की और वायर ट्रांसफर की जो गाइडलाइंस हैं वो हम यूज करेंगे। एक क्रेडिट पुश सिस्टम है जहां पर ट्रांजेक्शन जो है वो ओरिजिनेट कौन करेगा, जिसको भेजना है पैसा, है ना,
अगर यूपीआई में मैं बोलूँ कि मुझे पैसे चाहिए किसी से, तो क्या मैं ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकती हूँ? यस, आई कैन रिक्वेस्ट द मनी। बट क्या नेफ्ट में ऐसा होता है? नहीं, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा, तो ये क्रेडिट पुश सिस्टम बन जाता है। नेफ्ट का जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो आप यहाँ पर ट्रैक कर लोगे नेफ्ट कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर के साथ में कांटेक्ट कर जो भी आपका बैंक है उसके थ्रू। फिर यहाँ पर एक यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, सेंडर आईएफएससी, अमाउंट, बेनिफिशियरी नेम। बेनिफिशियरी आईएफएससी जो है वो ट्रैकिंग के लिए जरूरत होती है। अब जब बेनिफिशियरी के अकाउंट को क्रेडिट करा गया तो बेनिफिशियरी बैंक इन्फॉर्म करेगा कि भाई बेनिफिशियरी और यहाँ पर रेमिटर का नाम क्या है इन द अकाउंट स्टेटमेंट पास। तो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपके रिटेल इंटरनेट बैंकिंग हो रही है तो आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट आपकी कितनी है? 2 लाख रुपए है। लेकिन अब ना बैंक की जो पॉलिसीज होती हैं वो बता देती हैं कि भाई कितने रुपीस आप मैक्सिमम यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे ये 10 लाख भी हो सकता है ना नेफ्ट के थ्रू। अच्छा, नेफ्ट में कोई भी मिनिमम नहीं होता। वैसे आरबीआई ने ऐसा कोई भी लिमिट्स यहाँ पर इम्पोज नहीं कर रखी है। अगर आरबीआई यहाँ पर चाहे तो डेफिनेटली लिमिट्स इम्पोज कर सकता है, बट यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वाला जो आपका अमाउंट लिमिट है वो अभी तक आरबीआई ने यहाँ पर इम्पोज नहीं करा है। बैंक्स कर देते हैं 10 लाख से 25 लाख के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर आगे देखते हैं मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट अगर आरटीजीएस नेफ्ट की हो रही है अंडर कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग तो आरटीजीएस में 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम यहाँ पर जो आपके पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सरल में 10 लाख, व्यापार में 50 लाख, विस्तार में 2000 करोड़। मैक्सिमम पर डे आपके नेफ्ट में सरल में 10, व्यापार में कोई लिमिट नहीं है, विस्तार में भी कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली नेफ्ट में यहाँ पर नो मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सरल में 10, व्यापार में 50 और विस्तार में 2000 मिनिमम हो गया। एंड आपके पास में सरल 10 लाख, व्यापार नो लिमिट और विस्तार नो लिमिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आईएमपीएस के ऊपर। तो ये एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस है जिसको एनपीसीआई ने फैसिलिटेट किया है। फुल फॉर्म इसका इमीडिएट पेमेंट सर्विस है जो कि अलाउ करेगा लोगों को कि वो सेंड करें और रिसीव करें फंड्स आपके सेविंग अकाउंट से रियल टाइम में। अब यहाँ पर इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस मोबाइल बैंकिंग के थ्रू और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू होते हैं। मेजर रीजन यहाँ पर ये है कि आपका 24/7 365 डेज अवेलेबल होता है, तो हाईली फ्लेक्सिबल और डिपेंडेबल है। अब बैंक ब्रांचेस में जो कि हमारे क्लोज है पब्लिक में एंड गैजेटेड हॉलीडेज में आईएमपीएस हमेशा अवेलेबल होता है, तो आप यहाँ पर अश्योर्ड हो कि फंड्स आप ट्रांसफर कर सकते हो आपकी डेस्टिनेशन में बैंक में इवन ऑन बैंक हॉलीडेज। अब फीचर्स क्या है आईएमपीएस के? तो सबसे पहले तो ये फ्लेक्सिबल है। आईएमपीएस हाईली फ्लेक्सिबल होगा अलग अलग एस्पेक्ट्स में, तो यहाँ पर अवेलेबल रहता है 24/7 365। आपको ऐसा नहीं है कि बैंक जाना पड़ेगा, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट होता है। मोबाइल बैंकिंग आप आराम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग ये सपोर्टेड रहता है, वर्सेटाइल है। आप इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर पीयर टू पीयर कर सकते हो, अपने दोस्त को भी भेज सकते हो, किसी मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हो। और दोनों आप यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, ओवर द काउंटर पेमेंट, फीस पेमेंट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, ट्रैवल एंड टिकटिंग सभी में यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा ये इजी टू यूज रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको अदर मोड्स ऑफ फंड ट्रांसफर के साथ कंपेयर करें तो आईएमपीएस जो है वो इजी टू यूज है। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर की जरूरत होगी और यूनिक एमएमआईडी की जरूरत होगी ऑफ द रिसीवर ताकि हम फंड्स को ट्रांसफर कर सकें। फिर फास्ट मनी ट्रांसफर होगा, तो आईएमपीएस जो है वो एक इंस्टेंट मनी ट्रांसफर मीडियम है जो कि फंड्स को फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसफर को रियल टाइम में। एक सिक्योर मीडियम बन गया। तो डिस्पाइट यहाँ पर हम लोग इंटरनेट को एज अ फंड ट्रांसफर मीडियम यूज कर रहे हैं, आईएमपीएस जो है वो सेफेस्ट मीडियम बन गया फंड ट्रांसफर्स का। बैंक सर्वर्स यहाँ पर फेयरली प्रोटेक्टेड रहते हैं फायरवॉल्स के थ्रू, और डेटा ट्रैवल होता है ऑन द वेब जो कि एनक्रिप्टेड है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे लिए क्रैक करना। तो हमारे पास कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है ह्यूमन एरर्स के लिए। मोबाइल अलर्ट्स की बात करें तो आईएमपीएस यहाँ पर यूटिलाइज करेगा मोबाइल बैंकिंग को अपनी फुल कैपेसिटी में। एज सुन एज हम फंड्स को ट्रांसफर करेंगे रिसीवर को, सेंडर और रिसीवर दोनों ही टेक्स्ट मैसेज रिसीव करते हैं बैंक से और अलर्ट मिल जाता है ऐप पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही फंड्स हमारे ट्रांसफर होते हैं तो आपको भी मोबाइल पर मैसेज आएगा, अगर मैंने आपको पैसे भेजे और मुझे भी मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, राइट। बाकी सेफ एंड सिक्योर है ये आपको पता ही है। एंड यहाँ पर हम यूनिक एमएमआईडी जो है हमारे रिसीवर की उसको यूज कर रहे होते हैं फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए।
अब यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट जो है IMPS के थ्रू वो आपकी 5 लाख है। अब कुछ चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस आपके यहाँ पर 2025 में हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला पूरा चैप्टर खत्म होगा फिर मैं आपको सारे चेंजेस एक जगह बताऊंगी। तो अगर बीच में आपको लगे कि अरे मैम ये वाली लिमिट चेंज हो गई है, आपने ये गलत बताया वो गलत बताया, ऐसे मत करना, लास्ट में सारा आ जाएगा, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा और मिनिमम लिमिट जो है वो आपकी यूजुअली 1 रुपी रहती है। हाउएवर जो लिमिट है वो बैंक टू बैंक वेरी कर रही है, ठीक है। अब यूपीआई की बात कर लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, रियल टाइम पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक रिवॉल्यूशनाइज कर चुका है डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में, और नियरली 40% हमारी जो ऑल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इस नंबर को अब एक बार जाकर चेक कर लेना। ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है पे सिक्योर के थ्रू। अभी हाल फिलहाल में जो अगस्त 2025 में रिपोर्ट्स आई थी, वहां के बैंकिंग अवेयरनेस वाली वीडियोस में मैंने ये सारे डेटा कवर कर रखे हैं, तो वहां से भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर यूपीआई की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को पार कर रहा है कि आप एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन यूज करो और यहाँ पर किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक के लिए। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने गूगल पे के ऊपर अपना यहाँ पर यूपीआई अकाउंट बनाया, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 से 3 बैंक्स को भी आसानी से, अगर आपके अकाउंट 2 से 3 बैंक में है, आप आराम से जाओगे, दोनों तीनों बैंक को मर्ज करोगे और फिर पेमेंट्स कर सकते हो। तो एक इंटरफेस जो है वो एनपीसीआई ने डेवलप करा है। यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है जहां पर मनी ट्रांसफर हमारे 2 बैंक अकाउंट्स के बीच में स्मार्टफोन्स को यूज कर होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम अलाउ करेंगे एक कस्टमर को कि आप डायरेक्टली एक बैंक अकाउंट से डिफरेंट मर्चेंट्स के पास पैसा ट्रांसफर करो, और ये पैसा आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो बिना किसी हैजल के कि भाई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, नेट बैंकिंग चाहिए, किसी का मोबाइल नंबर है पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड है पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई आईडी है पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बैंक की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई तो भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेवरल बैंकिंग फीचर्स जो है उनको मर्ज करा गया, फंड राउटिंग आपकी सीमलेस की गई है, और मर्चेंट पेमेंट जो है उसको हमने एक हुड के अंदर ले आए हैं। लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल 2016 में, और यहाँ पर तब से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, ताकि लोग यहाँ पर सेंड भी करते हैं पैसे और रिसीव भी करते हैं। पीयर टू पीयर यहाँ पर आपकी कलेक्ट रिक्वेस्ट जाती है, तो ये भी हम शेड्यूल कर सकते हैं और पेमेंट्स भी आ जाती हैं अकॉर्डिंगली। 2018 में एक अपग्रेडेड वर्जन आया यूपीआई 2.0, जिसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया। तो की फीचर्स क्या है यूपीआई के? इनवॉइस आपके इनबॉक्स में आ जाती है, वन टाइम मैंडेट है, लिंक करेंगे ओवरड्राफ्ट अकाउंट को, साइन करेंगे इंटेंट एंड क्यूआर। अब लिमिट क्या है फंड ट्रांसफर की यूजिंग यूपीआई? तो नॉर्मल यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो आपका 1 लाख रुपीज पर ट्रांजेक्शन है। अब अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ना ये हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, तो ये मैं आपको एकदम लास्ट में समझाऊंगी। अब आ जाओ डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल पेमेंट डिवीजन, जिसको बोलते हैं डीईडीपीडी। लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2015 में। यहाँ पर 1,13,000 करोड़ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में। तो यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक कोर यूटिलिटी दिया गया, इवन हमारे हर एक सिटीजन के लिए। गवर्नेंस सर्विसेज ऑन डिमांड की बात की गई और डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ सिटीजन का। तो अब यहाँ पर आधार की बात करते हैं। आधार आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिजिटल इंडिया का एक की पिलर की तरह बनकर आया, जिसमें कि जितने भी हमारे रेजिडेंट है कंट्री के, उनको हमने एक यूनिक आइडेंटिटी या फिर आधार नंबर दिया। लार्ज बायोमेट्रिक्स बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये वर्ल्ड का, जिसमें की लार्जेस्ट है, जिसमें की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी टूल की तरह ये सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करता है। सब्सिडीज देनी है, राशन कार्ड बनवाना है, बीपीएल कार्ड बनवाना है, सब में ये हमें यूज करना है, ठीक है। आज के टाइम में आप एग्जाम देने जब जाओगे अपना, तो आधार कार्ड को यूज कर सकते हो अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह। तो पब्लिक सेक्टर डिलीवरी रिफॉर्म्स में फिस्कल बजट को मैनेज करने के लिए, कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए, हैजल फ्री पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस में, इन सभी चीजों में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आधार को यूज करते हो। ये एक यूनिक रोबस्ट प्रोग्राम है हमारे लिए, ताकि हम यहाँ पर एलिमिनेट कर दे डुप्लीकेट या फेक आइडेंटिटीज, और इसको यूज करेंगे एज अ प्राइमरी बेसिस आइडेंटिफायर कि हम किस तरह से सेवरल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी में यूज कर सकते हैं और प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एसपीवी जिसे हम बोलते हैं ना। यहाँ पर कंपनीज एक्ट के अंडर बनते हैं एसपीवीज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर बेसिकली क्या करे, इन्होंने इसको बनाया है और ऑथराइज्ड कैपिटल रखी है 1000 करोड़ की।
अब इसको मैंडेट किया गया है कि आप ना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्रिएट करोगे इंडिया में, और अराउंड 2,50,000 ग्राम पंचायत जो हैं, ठीक है, वो आपकी स्प्रेड है ओवर 6,600 ब्लॉक्स एंड 641 डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको हम कवर करेंगे बाय लेइंग इंक्रीमेंटल फाइबर। नेक्स्ट आता है कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो सीएससी एक स्कीम है यहाँ पर, वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ सीएससी को हम यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर स्कीम, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एजुकेशन, एग्रीकल्चर सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम होस्ट ऑफ B2C सर्विसेज टू सिटीजन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो कम्युनिटी सर्विस, आपको कॉमन सर्विस सेंटर्स पता है हमारे पास में क्या होते हैं कि आपके पास में ना अलग अलग शॉप्स वगैरह होती हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई भी आधार कार्ड किसी को बनवाना है या फिर कोई चेंजेस करवाने हैं, तो यहाँ पर आप जाओगे और आपको सभी सर्विसेज मिल जाती हैं, है ना, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, मान लो आपको आयुष्मान कार्ड ही बनवाना है तो वो भी बनवा देते हैं। तो यहाँ पर ये एक तो होस्ट की तरह काम करेंगे, बिजनेस टू कस्टमर सर्विस हमारे सिटीजन के लिए रूरल और रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में। इसके अलावा डिलीवरी हम एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की भी देते हैं। तो पैन इंडिया नेटवर्क बन चुका है रीजनल, ज्योग्राफिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल डाइवर्सिटी में, है ना। और यहाँ पर गवर्नमेंट का मैंडेट है कि एक सोशली, फाइनेंशियली और डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है, और वो यहाँ पर अनेबल हो पा रहा है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी के पास में भी एज सच अपना प्रॉपर सर्विसेज नहीं है, उनको इतना एजुकेटेड नहीं है और उनको पैसा निकालना है अकाउंट से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एट पॉइंट ऑफ सर्विस। तो ये माइक्रो एटीएम की तरह काम करते हैं, जहां पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या करेंगे, आपको पैसा निकाल कर दे देते हैं। तो वो किसी भी बैंक के क्या करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू पैसा दे देते हैं। तो एक पेमेंट सर्विस एम्पावरिंग अ बैंक कस्टमर, कि आप आधार को अपनी आइडेंटिटी की तरह यूज कर कर अपने आधार अनेबल्ड बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। और जो बेसिक बैंक ट्रांजेक्शन है, जैसे कितनी बैलेंस है, कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, रेमिटेंसेस करने, किसी को पैसे भेजने, थ्रू अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट कर पाते हो। अब बैंकिंग सर्विसेज जो यहाँ पर आधार अनेबल्ड आपको पेमेंट सिस्टम देता है, वो क्या क्या है, एक तो आप कैश डिपॉजिट कर लोगे, दूसरा कैश विड्रॉ कर लोगे, तीसरा बैलेंस इंक्वायरी, चौथा मिनी स्टेटमेंट, पांचवा आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ भीम आधार पे। अब यहाँ पर आधार के अलावा हम और क्या क्या सर्विसेज पे करें, जो हमने अभी देखा, EKYC करवा सकते हैं हम, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन करा सकते हैं, डेमो ऑथराइजेशन करा सकते हैं, टोकनाइजेशन और आधार सीडिंग स्टेटस। एडवांटेजेस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है ना। अब यहाँ पर जिन लोगों को अपने पास में एटीएम नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज यूज करना नहीं आता, बट इट इज वेरी इजी टू गो टू द नियर बाय कम्युनिटी सर्विस सेंटर, राइट, उसके साथ कम्युनिकेट आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, आसान है चीजें। फिर यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है फिजिकल बैंकिंग पर, वो भी बहुत कम हो गई। इसके अलावा जो सिक्योर, और यहाँ पर जो क्राउड, बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा था यहाँ पर छोटे छोटे काम के लिए, वो भी कम हो गया, तो बैंक को भी फायदा होगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, सिक्योरिटी बढ़ गई, अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, तो यहाँ पर जो रिस्क है फ्रॉड का वो भी कम हो गया। यूजर फ्रेंडली है, तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन टैक्स से भी नहीं है, मैं बेसिकली बोलूंगी यहाँ पर आप अगर टेक्निकली लिटरेट नहीं हो, है ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पर हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है, तो वो बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डायरेक्टली चले जाते हैं, तो जो मिडिल मैन यहाँ पर पैसा काटने हैं वो कम हो गया और करप्शन भी रिड्यूस हो जाता है। चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पर अब आपके पास में पुअर क्वालिटी ऑफ फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, मैनुअल लेबरर्स का देखो, एक तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनके यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स चेंज होने लग जाते हैं, मतलब वो हटने लग जाते हैं। दूसरा, जो लोग मैनुअल लेबर करते हैं, मान लो कोई पर्सन है जो कि आपका ईट वगैरह बनाते हैं, है ना, ब्रिक्स की उसमें काम करते हैं, ब्रिक्स किल्स में काम करते हैं, तो उनके हाथ कितने खराब हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फेलियर्स देखने के लिए मिलते हैं, प्रिवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं। तो कंसर्न्स आपके सेफ्टी एंड प्रिवेसी से रिलेटेड, बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा का, डिजिटल लिटरेसी, जो इफेक्टिवनेस है आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की, वो कंटिजेंट हो जाती है, और यूजर का जो डिजिटल लिटरेसी लेवल है वो भी इफेक्टिव अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजी धन अभियान। अब डिजी धन अभियान क्या होता है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक ऐसा इनिशिएटिव कि हमारे जो सिटीजन्स और मर्चेंट्स हैं इनको अनेबल करो
इनको यहाँ पर बोला गया कि भाई अगर आप रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हो तो वो आप डिसीजन बाजार के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर डिसीजन मेला जो है अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइज किए गए ताकि क्या करें हम, हैंड होल्ड करें यूजर्स का कि भाई यहाँ पर आपको सिखाएंगे, देखो एप्लीकेशन ऐसे डाउनलोड करनी है, ऐसे इंस्टॉल करो, अब यहाँ पर किस तरीके से आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हो और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। फिर आता है पे गव इंडिया, एक नेशनल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम कॉमन ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफर करेंगे एंड टू एंड ऑफर करेंगे एंड टू एंड ट्रांजेक्शनल एक्सपीरियंस सिटीजन्स के लिए, जिसमें कि हम अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस करेंगे इंटरनेट के थ्रू। और यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे आपको पता ही है, जैसे रेजर पे होता है, पेटीएम होता है, तो जब आप फॉर्म भर रहे होते हो तो आप इन पेमेंट गेटवेज को यूज करते हो, तो पे गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम मैती बोलते हैं, इन्होंने एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में मिलकर एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा जिसको सेंटर, स्टेट्स और डिपार्टमेंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन यूज कर रहा है, लोकल पब्लिक नहीं यूज कर रही है, सेंटर, स्टेट्स और डिपार्टमेंट्स और वेरियस सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने नेशनल और स्टेट पोर्टल के लिए, जहां पर ऑनलाइन पेमेंट होगी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब आ जाते हैं पीएमजी दिशा पर, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर हम 6 करोड़ लोगों को रूरल एरियाज में अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज डिजिटली लिटरेट बना रहे हैं। और यहाँ पर अराउंड 40% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। एटलीस्ट वहां से हर एक मेंबर, यहाँ पर हर घर से एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो कि हमारा डिजिटली लिटरेट हो जाए। ठीक है, तो ये हमें कब तक करना था, 31 मार्च 2019 तक करना था। और यहाँ पर डिजिटल डिवाइड को हमें खत्म करना था, जिसमें कि हम रूरल पॉपुलेशन को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं और उसमें भी मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी के, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, वीमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। देन आता है पीएमजेडीवाई, नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अप्रोच कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर इसको 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। यूनिवर्सल एक्सेस देनी है बैंकिंग फैसिलिटीज की, एटलीस्ट यहाँ पर एक बेसिक बैंकिंग अकाउंट हर घर में होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए क्रेडिट की, कि आपको अगर बिजनेस के लिए लोन चाहिए या अपनी आप कुछ दिक्कत आ गई उसके लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए, वो आपको मिल जाए, इंश्योरेंस फैसिलिटीज और पेंशन फैसिलिटी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चैनल कर रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडी से, वो बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डायरेक्टली जाएंगे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को हम पुश कर रहे हैं। तो बेनिफिट्स क्या है डिजिटल पेमेंट के, तो ये इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस यहाँ पर इज ऑफ लिविंग हमें प्रोवाइड हो रही है, सिटीजन्स यहाँ पर आपका थोड़ा आसानी से चीजें कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बिजनेस और इकोनॉमी की। अब पैंडेमिक जब आया था कोविड-19 का, तो कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट्स तो हमारी हो पाई थी, तो भीम यूपीआई हमने यूज किया, कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स हमने यूज किए, तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है। अब बेनिफिट्स यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स के क्या क्या हैं, सबसे पहले तो हम इंस्टेंटली यहाँ पर इंस्टेंट और कन्वीनियंट मेथड्स यूज कर रहे हैं पेमेंट के। तो अनलाइक कैश, मनी जो है वो इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर हो रही है बेनिफिशियरी अकाउंट में। अब अगर मुझे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर किसी को पैसे भेजने हैं तो कैश भेजने में तो कितना समय लग जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली मैं कर पाऊंगी कुछ सेकंड्स के अंदर। फाइनेंशियल इंक्लूजन एनहांस हो रहा है, तो डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं एनी टाइम एनीवेयर। तो यहाँ पर हमारे सिटीजन्स के लिए आसान हो रहा है कि वो पेमेंट्स अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है गवर्नमेंट सिस्टम में, तो जो अब डीबीटी हो रहा है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कोई भी मिडिलमैन नहीं है, तो लीकेज वाली चीज भी नहीं हो रही, करप्शन जो हो रहा है कि भाई पेमेंट जो है वो पूरी नहीं पहुंच रही है या फिर फेक रेसिपेंट्स के पास पैसा पहुंच रहा है, स्पीड और टाइम डिलीवरी बढ़ गई। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, तो यहाँ पर कस्टमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर पाते हैं टोल प्लाजास पर। अब तो हम फास्टैग ही यूज करने लग गए, तो अब रुकना भी नहीं पड़ रहा टोल्स पर, है ना, डायरेक्टली रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज हो जा रही है, आरएफआईडी जिसे बोलते हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू हम यहाँ पर आसानी से अपने इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इन सब के बिल्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस हमारी एनहांस हो चुकी है, तो आज के टाइम में भीम क्रेडिट कार्ड्स आपको मिल जाते हैं। तो डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर एक यूजर की फाइनेंशियल फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर देते हैं, जिससे फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज को उनको यहाँ पर एक्सेस मिलती है और क्रेडिट मिल जाता है। अब आपको अगर लोन लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं डायरेक्टली बिना बैंक को अप्रोच किए हुए, तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी चीज है। सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर रेसिपेंट्स जो हैं
उनके कैश पेमेंट्स जो है केवल हर बार नहीं करनी होंगी अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्योंकि कैश चोरी होने का डर रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में डिजिटल पेमेंट जो है वो सिक्योर हो चुकी है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन हमारे पास में हो जा रहे हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। हम नेक्स्ट आते हैं, ड्राइविंग इंडियाज फिनटेक रेवोल्यूशन एक्सलरेटिंग ग्रोथ डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहाँ पर ना रैपिड ग्रोथ हो रही है, ये सारी बातें जो आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में लिखनी है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली लाइन देखो आप, एक रिपोर्ट आई थी फोन पे और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की, जिन्होंने बोला कि जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट मार्केट है वो $3 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2026 में, है ना। फिर यहाँ पर प्रमोशन आपके डिजिटल पेमेंट का, यूपीआई की क्या सक्सेस रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंट्रोडक्शन हुआ आपके डिजिटल रूपी का जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टमैटिक इंट्रोड्यूस किया गया डिजिटल रूपी का सीबीडीसी जो है ना, बाय सेंट्रल बैंक। यहाँ पर फर्दर डिस्ट्रप्शन किया गया ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का। ग्रोथ हमने देखी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल्स कलेक्शन की, और मैंडेटरी यूज फास्टैग का होने लगे टोल कलेक्शन के लिए, बीबीपीएस यूज करने लग गए। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स यहाँ पर जो है भाई किस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में, ताकि यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो हम घर घर तक पहुंचा पाए, है ना। इंक्रीज डिमांड होगी फिर टेलीकॉम की, गैस कनेक्शन की, बीबीपीएस सर्विसेज की, ऑफलाइन पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भी यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो पेनिट्रेशन जो है और हमारे एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी यहाँ पर बढ़ गई। तो इंडिया जो है वो ट्रूली एक कैशलेस इकोनॉमी की तरह बनता जा रहा है। इवन हम देख रहे हैं जो एटीएम्स का नंबर है वो भी इंडिया में हर साल कम होता जा रहा है। तो एक रोबस्ट डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें जरूरी था ताकि हम परकोलेट कर पाए डाउन टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट कॉर्नर है उसमें भी हम पहुंच पाएंगे और अनेबल कर रहे हैं कंट्री को कि वो किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन विजन को अचीव करें। अब ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर इनएडिक्वेट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से स्मॉल मर्चेंट जो है वो हेजिडेंट है कि वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स को यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि हाई कॉस्ट हो जाती है, कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो इंडिया में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है पर पीओएस टर्मिनल, एंड यहाँ पर 1 पर्सन फॉर एवरी 358 पीपल इंडिकेट कर रहे हैं ह्यूज पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पीओएस टर्मिनल्स इन द कंट्री। एक्सेप्टेंस इकोसिस्टम को स्केल अप करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग स्कीम्स निकाली, सब्सिडीज निकाली कि लोग यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, अब बेसिकली एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आ पाए कंट्री में। तो अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी अलग अलग स्कीम्स होती हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ जाते हैं, सीबीडीसी। इस पर से आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं एंड दैट टाइम इट वाज वेरी वेरी रेलेवेंट, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना बनता भी था। बट क्या अब ये इरेलीवेंट है आपके लिए? तो यस, ये आपको ना इंटरव्यू में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग पैनल्स बैठते हैं बट दे कैन आस्क अबाउट इट एज वेल। तो सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर होता है। अब ये जो सीबीडीसी नाम है ये ऐसा नहीं कि इंडिया स्पेसिफिक है, ये इंटरनेशनली यही नाम लिया जाता है। ई रूपी जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है। तो एक लीगल टेंडर है, एक्सचेंजेबल है आपका 1 to 1 विद द फाइट करेंसी, जो कि हमें ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करा देता है, इनोवेशन को बूस्ट कर रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, और जो हमारे कंसर्न्स थे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स इवेजन, उन सबको खत्म कर रहा है, क्वेल कर रहा है। तो आरबीआई ने सीबीडीसी को एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स बताया है जो कि यहाँ पर एक सेंट्रल बैंक इशू करते हैं। ठीक है, तो एक सॉवरेन या एंटायरली इंडिपेंडेंट करेंसी है जो कि इशू की गई है सेंट्रल बैंक के थ्रू, और यहाँ पर कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जाती है। लीगल टेंडर की बात कर लेते हैं। तो वंस ऑफिशियली इशूड, सीबीडीसी जो है वो एक मीडियम ऑफ पेमेंट बन गया और लीगल टेंडर बन गया हमारे तीनों पार्टीज के थ्रू, सिटीजन्स, गवर्नमेंट बॉडीज और एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है ये क्योंकि, तो इसको हम फ्रीली किसी भी कमर्शियल बैंक के पास में जाकर मनी या नोट्स में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं फिजिकल करेंसी में। आरबीआई जो है वो यहाँ पर ई रूपी विद इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, क्योंकि लोग फिर क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे पैसा बैंक से और इसको डिजिटल रूपी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्रिप्टो करेंसी की वो ही रहेगी, और डिजिटल रूपी सिस्टम की वो दोनों ही ब्लॉकचेन है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पास में ये प्राइवेट है नेचर में, जबकि डिजिटल रूपी जो है वो इशू और कंट्रोल आरबीआई करेगा। तो ई रूपी हमारा मूव अवे कर रहा है कॉम्पिटिटिव माइनिंग ऑफ प्राइवेट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी से एक एल्गोरिथम बेस्ड प्रोसेस पर। सीबीडीसी यहाँ पर एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप की तरह काम करता है इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑफिशियल कॉइनेज।
तो पहले हम मेटल बेस्ड मनी की तरफ थे, फिर हम मेटल बैक्ड बैंक नोट्स की तरफ आ गए, से हम फिजिकल फाइट मनी की तरफ आ गए। अब प्राइम रीजन यहाँ पर एक्सप्लोर करने का सीबीडीसी का क्यों था कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को फोस्टर करना है, कॉस्ट जो हमारे फिजिकल कैश मैनेजमेंट के साथ में एसोसिएटेड है उसे रिड्यूस करना है, और एक ज्यादा रेजिलिएंट इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम लेकर आना है। अलॉन्ग विद दैट करप्शन भी कम होगा। तो यहाँ पर जनरल पॉपुलेंस जो है हमारी अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगी, और जो भी आपके यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिस्क है। अब ई रूपी जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक मनी या कैश में, और यहाँ पर ये फंजाइबल लीगल टेंडर है जो कि हमारे होल्डर्स जो हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो बैंक अकाउंट में ही रखें। तो जो कॉज है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो भी स्ट्रेंथन हो रहा है। अब यहाँ पर सीबीडीसी जब इशू किया गया है तो सेंट्रल बैंक्स बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेंगे जो भी पब्लिक पॉलिसी गोल्स हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस देखी जाएगी, और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। अब इसका यूज और फंक्शन जो है वो हमारा डिजिटल रूपी के थ्रू हो रहा है, और इसको हम दो लेवल्स में एक्सेसिबल बनाएंगे, एक तो रिटेल में और एक होलसेल में। ठीक है, तो हमारे पास में रिटेल सीबीडीसी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है कैश का, जो रिटेल ट्रांजेक्शन में यूज होगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स और बिजनेसेस। होलसेल में हम इसको सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में करवाएंगे, जहां पर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा सेटलमेंट सिस्टम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए, और यहाँ पर बैंक्स जो हैं इसको अंडरटेक करेंगे इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट, इंटरबैंक मार्केट, कैपिटल मार्केट, और ये थोड़ा एफिशिएंट वे में और सिक्योर वे में हो रहा होगा। अब 1 नवंबर में यहाँ पर आरबीआई ने लॉन्च किया था डिजिटल रूपी फॉर द होलसेल सेगमेंट। अच्छा, ये जो 1 नवंबर है ये कब का था? ये 2022 का था। तो यहाँ पर सेटल करना था हमें सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शंस हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब होलसेल सीबीडीसी जो है वो डिजाइंड है फॉर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सिलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे सेटलमेंट सिस्टम को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट, इंटरबैंक मार्केट, कैपिटल मार्केट में। अब यहाँ पर जो हमारे पास में लॉन्च हुआ December 1 में वो था रिटेल ई रूपी। ठीक है, आपका अगेन 2022 में ही, जिसमें कि हमने सिलेक्ट लोकेशंस और बैंक्स को कवर करा एक क्लोज यूजर ग्रुप में, ताकि पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स और मर्चेंट्स हमें यहाँ पर रहेंगे। और ये हमारी 4 सिटीज को पहले लेकर कवर कर रहे थे, जिसमें मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर और भुवनेश्वर आ रहा था। एंड यहाँ पर जो कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स हैं वो इसको यूज कर रहे थे डिजिटल रूपी को या ई रूपी को। तो 4 बैंक्स हमने इन्वॉल्व करे इन द कंट्रोल्ड लॉन्च ऑफ डिजिटल करेंसी। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से 4 बैंक्स रहे, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो जो स्कोप था वो हमने ग्रेजुअली एक्सपेंड करा ज्यादा बैंक्स की तरफ। अब ई रूपी जो है वो आपका रिटेल ट्रांजेक्शन वाला इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है लीगल टेंडर। एंड यहाँ पर सेम डिनोमिनेशन में रहेगा जैसे पेपर करेंसी, आपका 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको हम थ्रू इंटरमीडियरीज। यूजर से यहाँ पर ट्रांजेक्ट करेंगे आपका ई रूपी रिटेल को एक डिजिटल वॉलेट जो कि ऑफर किया गया है बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, और स्टोर करेंगे मोबाइल फोन्स में। ट्रांजेक्शन हमारे बोथ पर्सन टू पर्सन एंड बोथ पर्सन टू मर्चेंट हो सकते हैं। अगर पेमेंट्स हमें मर्चेंट्स के थ्रू करनी है तो क्यूआर कोड्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स आपके फिजिकल कैश के जैसे ट्रस्ट, सेफ्टी, सेटलमेंट, फाइनलिटी, ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक क्लास स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, जो कि 6th क्लास से लेकर 8th तक रहेंगी, और ये आपका जो न्यू इलेक्टिव है फाइनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट इसके लिए रहेंगी, ताकि बच्चे जो है वो बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझे प्रीलिमिनरी स्टेज पर। अवेयरनेस इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे कि किस तरह से सिक्योर पेमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंडिया में अंडरटेक की जाएं, और ये किसके थ्रू कर रहे हैं हम, CERT-in के थ्रू हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर एडवाइजरीज हमारे साइबर थ्रेट्स के लिए, काउंटर मेजर्स, तो ये सब हम अलर्ट्स प्रोवाइड करेंगे और एडवाइजरीज प्रोवाइड करेंगे। 96 सिक्योरिटी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ताकि हम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, स्वच्छता केंद्र, ठीक है, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर बनाएंगे फॉर डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ मालवेयर्स। सेफ्टी मेजर्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए होने चाहिए। तो मैंडेटरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, जैसे एक ओटीपी हो गया आपका और एक यहाँ पर पासवर्ड हो गया, या फिर आपके बायोमेट्रिक्स हो गए,
ताकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मैकेनिज्म में हम मॉनिटरिंग, हैंडलिंग और फॉलो अप कर सके साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। नेक्स्ट आता है डिजिटल पेमेंट उत्सव। तो ये आपका G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के टाइम पर आया था, तो एज सच अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट ईयर ही थोड़ा इंपॉर्टेंट था। डिजिटल मिशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अच्छा, कुछ और इनिशिएटिव्स हैं डिजिधन के। तो सबसे पहले डिजिटल इंडिया भाषिनी, इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हम एआई और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज को अवेलेबल करेंगे एमएसएमई, स्टार्टअप्स एंड इंडिविजुअल इनोवेटर्स के लिए। डिजिटल इंडिया जेनेसिस में हम देख रहे हैं कि जनरेशनल नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स एक नेशनल डीप टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम डिस्कवर्ड सपोर्ट ग्रो करेंगे और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनाएंगे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। माई स्कीम एक सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम एक्सेस मिलता है हमें गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। एक वन स्टॉप सर्च एंड डिस्कवरी पोर्टल है, जिसको यहाँ पर यूजर्स यूज कर स्कीम्स फाइंड कर सकते हैं। मेरी पहचान एक नेशनल सिंगल साइन ऑन है फॉर वन सिटीजन लॉग इन यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस है, जिसमें की सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स यूज किए जाएंगे ताकि एक्सेस मिले मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन या सर्विसेज के लिए। चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम, यहाँ पर हम ट्रेन करते हैं स्पेशलाइज्ड मैन पावर को इन द एरिया ऑफ डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स एट बैचलर्स, मास्टर्स, रिसर्च लेवल्स, और एक कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स। डिजिटल लॉकर, यहाँ पर अनेबल करते हैं पेपरलेस गवर्नेंस, जिसमें कि हम डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करेंगे यूजर्स के लिए ताकि वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्टोरेज कर पाए। फिर यहाँ पर पोजीशन करेंगे इंडिया को एज द लीडर ऑफ बिल्डिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। मेघराज, ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स जो है उसको यूज करने के लिए बना एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जीआई क्लाउड, जिसको हमने यहाँ पर मेघराज नाम दिया है। तो एक्सलरेट करेंगे डिलीवरी ऑफ ई सर्विसेज इन द कंट्री, जिसमें हम आईसीटी को यूज करेंगे। इंडिया स्टैक ग्लोबल, ग्लोबल रिपोजिटरी है हमारे की प्रोजेक्ट्स जो हमने इंडिया स्टैक में आधार, यूपीआई, यूपीआई 123 पे, कोविन, वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, इन सब में यूज किए हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, ये सभी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यूपीआई सर्विसेज जो है वो एनआरआईज के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल की गई हैं। तो कुछ और भी कंट्रीज में हम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए, इसमें से हम फ्रांस में कर चुके हैं, है ना, सिंगापुर में कर चुके हैं, इसके अलावा भूटान में हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो काफी सारी कंट्रीज हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन में और डिजिटल पेमेंट्स जो है वो एक साथ आकर यूपीआई 123 पे को लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल करा रही हैं। अब कुछ यहाँ पर और भी इनिशिएटिव्स ले गए हैं ताकि प्रमोशन हो डिजिटल पेमेंट्स का बाय मैती। तो सबसे पहले तो रुपे डेबिट कार्ड लेकर आए और भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो बैंक्स को बोला गया कि आप प्रमोट करो रुपे डेबिट कार्ड्स और लो वैल्यू भीम यूपीआई पीयर टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन, ताकि डिजिटल पेमेंट ऑप्शन जो हैं वो ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचे। वेरियस कैशबैक स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई इंडिविजुअल्स और मर्चेंट्स के लिए ताकि वो अडॉप्ट करें डिजिटल पेमेंट्स। मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स जो है वो रीइंबर्स किए गए यहाँ पर अगर डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं मर्चेंट्स ने, ताकि ये यहाँ पर उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बने। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर इम्प्रूव करा, तो बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेट्स को बोला गया कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो। तो इसके लिए हमने पीएमजी दिशा को यूज किया था, है ना, पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले। सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन्स हम लेकर आए, प्रमोशनल एक्टिविटीज हमने स्टार्ट की। इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अब हम जो अपडेट्स हैं वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर आरबीआई एनपीसीआई आपके अपडेट्स क्या रहे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो बेनिफिशियरी नेम वेरिफिकेशन है नेफ्ट और आरटीजीएस में, आरबीआई ने बोला कि आपको ना एक बार यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम वेरिफिकेशन करना होगा और ये आपको अप्रैल 1, 2025 से इम्प्लीमेंट करना था। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है यूपीआई और आईएमपीएस में। तो यहाँ पर रेसिपेंट का जो नेम है वो लोग पहले से ही आपको पूरा ट्रांसफर से पहले पहले वेरीफाई करने का मौका देते हैं। न्यू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रूल्स आए आपके सितंबर 2025 में। आरबीआई ने बोला कि यहाँ पर अब आपको डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन में 2F पे यूज करना है, तो ये मैंडेटरी रहेगा। और यहाँ पर बोला गया है कि ज्यादा एडवांस्ड और यूजर फ्रेंडली मेथड्स जो हैं वो आपको यूज करने हैं बियॉन्ड द ट्रेडिशनल एसएमएस बेस्ड ओटीपी। तो यहाँ पर आप ऐप बेस्ड अप्रूवल्स या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। यूपीआई में बोला गया कि भाई यहाँ पर से आपके कुछ रूल्स हैं जो कि इफेक्टिव रहेंगे 1 अगस्त 2025 में। अब यहाँ पर आपकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो तो 1 लाख ही रहेगी, लेकिन अगर कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेन से प्रिवेंट करना है, तो न्यू डेली लिमिट्स पर ऐप
फोन पे, गूगल पे के लिए इंट्रोड्यूस की गई नॉन पेमेंट एक्टिविटीज में। तो बैलेंस चेक अगर आप कर रहे हो तो 50 इंक्वायरीज कर सकते हो। अकाउंट व्यू कर रहे हो लिंक्ड बैंक अकाउंट्स को, तो ये 25 टाइम कर सकते हो। ऑटो पे यहाँ पर स्मार्टर कर दिया गया, तो सब्सक्रिप्शन ईएमआई के लिए अब इसको शेड्यूल किया गया टू रन ओनली ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। तो यहाँ पर ये लेट एट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में हो जाएगा, तो रिकरिंग पेमेंट्स जो है वो स्मूथली आपकी प्रोसेस हो जाती है, कोई भी आपको यहाँ पर नेटवर्क क्लॉगिंग देखने के लिए नहीं मिलती। इंटरचेंज फीस यहाँ पर मर्चेंट्स के लिए, तो चेंज जो है वो यहाँ पर आपका कस्टमर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई मर्चेंट ट्रांजेक्शन 2000 रुपीज से ज्यादा हो रहा है पीपीआई या वॉलेट के थ्रू, तो यहाँ पर एक इंटरचेंज फीस जो है वो चार्ज की जाएगी टू द मर्चेंट। P2P यहाँ पर और बैंक टू बैंक कोई भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो वो आपके फ्री रहेंगे। आईएमपीएस में बोला गया कि जब आपके पास में जो आईएमपीएस लिमिट है वो 5 लाख है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें चेंज की जाएंगी, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ फी। तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक ने न्यू ईयर रिवाइज चार्जेस लगा दिए अपने ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांजेक्शंस में। अब इसके अलावा यहाँ पर नेफ्ट और आरटीजीएस में हमने देखा कि नेफ्ट में आपको क्या करना है, ये आपका 24/7 365 अवेलेबल रहेगा, और जो एग्जिस्टिंग रूल है कि 1 करोड़ रुपीस तक का ट्रांजेक्शन लिमिट रहेगी आफ्टर आवर्स या फिर हॉलीडे ट्रांसफर, वो आपकी अभी सेम रहेगी। साथ में आरटीजीएस जो है वो आपका 24/7 365 अवेलेबल रहेगा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस में। बीबीपीएस के लिए यहाँ पर न्यू फॉरेक्स कैटेगरी ऐड की गई है, जिसको 2025 में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो टाइप ऑफ पेमेंट्स हमारी हैं वो अब ज्यादा बढ़ गई हैं हैंडल करने के लिए। रेमिटर की डिटेल्स यहाँ पर आपकी न्यू रूल्स लेकर आए हैं कि रेमिटर की डिटेल्स जो है वो कैप्चर की जाएंगी सभी ट्रांजेक्शन में। बिलर कैटेगरीज होंगी, न्यू बिलर कैटेगरीज यहाँ पर फास्टैग के लिए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के रिचार्जेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बैंक नॉमिनेशन रूल्स में चेंजेस आए हैं, तो आरबीआई ने बैंक्स के लिए मैंडेटरी किया है कि आप सभी इन्फॉर्म करो, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करोगे कि अब उनको यहाँ पर एक बेनिफिशियरी को नॉमिनेट करना है अपने अकाउंट्स के लिए जब वो अकाउंट्स खोलेंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यहाँ पर आरबीआई ने प्रपोज करें ड्राफ्ट गाइडलाइंस की किस तरीके से इनवर्ड, मतलब हमें रिसीव होती हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट वे में। एंड इसी के साथ में डेवलपमेंट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स आपका जो है वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप चैप्टर आपको पसंद आया होगा, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।